गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। छायावाद समाप्त हुआ और छायावाद के बाद आज प्रगतिवाद हम लोग देखते हैं और प्रगतिवाद को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद हिंदी का जो वास्तविक विकास होता है वो तो द्विवेदी युग में होता है, आधुनिक काल में। तो भारतेंदु युग पढ़ चुके, द्विवेदी युग हो चुका, छायावाद हो चुका, आज प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता पर की ओर हम लोग चलेंगे काव्य के क्षेत्र में। और उसके बाद तो उधर उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध हो चुका है। तो आज हम लोग प्रगतिवाद के बारे में समझते हैं ये प्रगतिवाद है क्या। तो प्रगतिवाद, पहले इसकी समय सीमा देख लीजिए और नामकरण। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1936, अर्थात छायावाद समाप्त हुआ और ये शुरू हो गई। 1936 से 1943 ईस्वी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद था क्या, या प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है? प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, निरंतर बढ़ते चलना प्रगति कहलाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है? ऐसी विचारधारा जो शोषितों की प्रगति, उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चली थी, प्रगतिवाद कहलाती है। हिंदी साहित्य में इसका क्या अर्थ हो गया कि ऐसी विचारधारा जो शोषितों की प्रगति, उन्हें आगे बढ़ाने के लेकर, ठीक है, उनका विकास के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए जो विचारधारा आगे बढ़ी थी, उसे प्रगतिवाद कहते हैं। वह बात जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता हो क्या कहलाता है? प्रगतिवाद कहलाता है। समझ गए? प्रगतिवाद क्या है कि ऐसी विचारधारा जो शोषितों के विकास के लिए, शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए चली, प्रगतिवाद कहलाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वह विचारधारा जो निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखती हो, क्या कहलाती है? प्रगतिवाद कहलाती है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवादी काव्य है। ये कथन किनका था? ये कथन था रामविलास शर्मा का, कि प्रगतिवाद जो है वो सामाजिक यथार्थवादी काव्य, यानी समाज में जो देखा उसका स्वशब्द वर्णन कर दिया। समाज में जो परंपराएं चल रही थी उसका स्वशब्द वर्णन किया, तो वो प्रगतिवाद कहलाया। अब हम लोग पहले प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां देख लेते हैं, यानी विशेषताएं। उसके बाद इसका थोड़ा सा इतिहास समझेंगे कि प्रगतिवाद हुआ कैसे, हिंदी में प्रगतिवाद कैसे आया, विचारधारा कैसे आई, और फिर इसके कवियों को देखेंगे। तो लिखिए, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद ये हो गया। प्रगतिवाद की परिभाषा बता दिए, परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, फिर भी समझिए कि वह बात जो निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, प्रगतिवाद कहलाती है। या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वह बात जो शोषितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए रची गई, वो प्रगतिवाद ही काव्य कहलाते हैं। अब देखते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रगति विशेष प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रगतिवाद में इसकी यथार्थ चित्रण का। पहली विशेषता यथार्थ चित्रण, जैसा देखा वैसा वर्णन किया। ठीक है, यथार्थ चित्रण किया। लेकिन यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद में दो रूप से होता है। प्रगतिवाद में यथार्थवाद दो रूपों में होता है। एक सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है और एक समन्वय प्राकृतिक परिवेश का होता है। इसके दो खंड हुए थे। कितने खंड हुए थे? इसके दो खंड हुए थे। एक हो गया था सामाजिक जीवन का यथार्थ, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। एक क्या हुआ था? सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण इन कवियों ने किया। और एक सामान्य प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, सामान्य प्राकृतिक परिवेश का चित्रण दो रूपों में किया गया। प्रगतिवाद यथार्थ का चित्रण कैसे हुआ? एक सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ और एक सामान्य प्राकृतिक परिवेश का चित्रण हुआ। ठीक है, दो रूपों में इसका चित्रण किया गया।
अगली विशेषता देखते हैं कि विशेषता यथार्थ चित्रण हो गया। अगली विशेषता देखते हैं नंबर 2, शोषितों की दीनता का चित्रण। दिनकर जी की पंक्ति है ना कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकलवाते हैं, माँ की छाती से लिपट लिपट जाड़े में रात बिताते हैं। किनकी पंक्ति है? दिनकर की। तो दूसरी विशेषता, शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषितों की दीनता का चित्रण भी इस कालखंड की एक विशेषता थी। इसी में भी बताए थे कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते आजकल देखते हैं ना गाड़ी में घूमते हैं, ठीक है, उनको खाने के लिए दूध मटन ये सब मिलती हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, अब माँ की छाती से लिपट लिपट जाड़े में रात बिताते हैं। दिनकर की पंक्ति है। अगली, सामाजिक क्रांति के भाव, तीसरी विशेषता, सामाजिक क्रांति का भाव, ये इसकी तीसरी विशेषता रही। किसकी? प्रगतिवाद की। सामाजिक क्रांति, गा कोकिला बरसा पावन कर नष्ट भ्रष्ट हो, जीर्ण पुरातन ध्वंस भ्रष्ट जग के जड़ बंधन। किसकी पंक्ति है? पंत की पंक्ति है ये। आगे, वर्ण और ईश्वर के प्रति अनास्था, महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, वर्ण व्यवस्था, ये लोग वर्ण व्यवस्था और ईश्वर के प्रति, ईश्वर में इनको कोई विश्वास नहीं था। वर्ण व्यवस्था और ईश्वर के प्रति अनास्था, आस्था इन लोगों को नहीं था। ईश्वर हैं इस बात में इन लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं था, इस बात को ये नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था और ईश्वर में अनास्था थी इन लोगों की, अनास्था, अंधन आस्था। ठीक है। भाग्यवाद धारणा का पाप और कुछ शस्त्र शोषण का। किसकी पंक्ति है ये? कुरुक्षेत्र दिनकर की पंक्ति है। अर्थात इसमें वर्ण व्यवस्था और ईश्वर के प्रति अनादर का भाव था। नंबर 5 देखिए, पांचवी विशेषता प्रगतिवाद की, शोषण का विरोध किया। शोषण का विरोध, शोषण का विरोध, शोषण का विरोध भी इनकी एक विशेषता रही थी। रचनाओं के माध्यम से प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित वर्ग का, जैसे दिनकर की, ये निराला जी की देख लीजिए, अबे सुनबे गुलाब, है ना, अबे सुनबे गुलाब भूल मत जा जो पाए खुशबी रंग और आब। तो दिनकर, ये निराला की जो कुकुरमुत्ता और गुलाब है वो किसकी है? इन्हीं के भावना को वो व्यक्त करता है। ठीक है। अगली विशेषता देखिए नंबर 6, नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। देखिए एक बात यहां समझिए, नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ कि नारी आदि काल में अगर देखा जाए, थोड़ी सी बात यहां जान लीजिए इसमें, अगर आदि काल में देखा जाए, आदि काल, तो आदि काल में नारी कैसी रही? आदि काल में नारी का जो चित्रण हुआ, या आदि काल में जो नारी का स्थान था वो कैसा था? मात्र भोग्यवाद था, मात्र इसको भोग्या समझा गया, भोग्या मात्र। नारी आदि काल में स्त्री का चित्रण कैसा हुआ? नारी आदि काल में नारी कैसी थी? भोग्या मात्र थी, मतलब वो भोग करने की सिर्फ वस्तु ही। भक्ति काल में माया को बोला गया, भक्ति काल में नारी को क्या बोला गया? भक्ति काल में नारी को माया बोला गया। ठीक है ना, भक्ति काल में नारी को क्या बोला गया? माया बोला गया। दो काल समझ गए। रीति काल में वासना की मूर्ति बोला गया। अगर रीति काल की बात करें तो रीति काल में नारी क्या रही? रीति काल में नारी वासना मूर्ति रही, मात्र एक वासना की वो मूर्ति बनी गई, वासना की मूर्ति रही। इस बात को समझिए। ठीक है। देखिए आदि काल में नारी मात्र भोग्या मात्र रही, भक्ति काल में नारी को माया बांध दिया गया, भक्ति काल में नारी माया रही, रीति काल में नारी वासना की मूर्ति रही। अब आ जाइए
द्विवेदी काल, द्विवेदी जी लिखते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कालखंड में मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है ना यशोधरा से, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अर्थात द्विवेदी युग में नारी को अबला मान दिया गया। ठीक है, अब आइए प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद में नारी को मानवीय रूप दिया गया। पंत की पंक्ति देखिए यहाँ पे, उसे मानवी का गौरवपूर्ण स्वप्न दो नूतन, उसका मुख जग का प्रकाश हो उठे अंध। ठीक है, किस कविता से है ये? अद अवगंटुत, ये पंत की रचना है। तो पंत ने, अर्थात पंत की जो रचनाएं प्रगतिवाद में आती हैं, पंत को पढ़ाए थे ना भक्ति ये छायावाद में, तो पंत की रचनाएं कैसी थी? पहले कुछ रचनाएं उनकी छायावादी रही, कुछ प्रगतिवादी रही, कुछ अरविंद दर्शन से प्रभावित रही, ठीक है, कुछ नव मानवतावाद में रही। तो पंत की रचनाओं के बाद, या पंत की रचनाओं बोल सकते हैं, या प्रगतिवाद की रचनाएं जो रही, उसमें नारी को मानवीय रूप दिया गया। लेकिन इस 3 कालखंडों में नारी का स्थान समाज में ये रहा था। तो छठी विशेषता ये हो गई नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। 7वीं विशेषता देखिए अगर नारी की, तो राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का भाव रहा। 7वीं विशेषता राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का भाव, राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का भाव रहा। 8वीं विशेषता देखिए, 8वीं विशेषता क्या रही? कला के प्रति अपेक्षा का भाव रहा, सॉरी उपेक्षा का भाव, कला के प्रति उपेक्षा का भाव, अपेक्षा नहीं उपेक्षा, अनादर, उपेक्षा का भाव। कला के प्रति प्रगतिवाद की कैसी विशेषता रहती है? तो उपेक्षा का भाव रखते हैं कला के प्रति। कैसे? तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार। यहाँ पे ना छंद रही स्पष्ट रूप से, ना अलंकार रही, बस कविता रही। और कविता का मूल भाव क्या था? कविता का मूल भाव था कि यथार्थ का चित्रण करना, जिस रूप में आया उसी रूप में उनको सहज कर बैठा दिया। तो कला का अनादर। ईश्वर की सत्ता में विश्वास था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखिए, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास रहा। ईश्वर की सत्ता में क्या रहा? अविश्वास रहा। कितनी विशेषता हो गई? 9। 10वीं विशेषता लिख लीजिए, व्यंग की प्रधानता रही। व्यंग की प्रधानता, व्यंग की प्रधानता रही। 11वीं विशेषता लिखिए, सामान्य मानव को महत्व दिया गया। सामान्य मानव को महत्व दिया गया, समाज में महत्व दिलाने का प्रयास किया गया, सामान्य मानव को महत्व दिया गया। 12वीं विशेषता लिख लीजिए, सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन रहा। सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन, सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन रहा। कितनी विशेषता हो गई? 12। मुक्तक काव्यों की रचना हुई। मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए। मुक्तक काव्यों की रचना हुई। कितनी विशेषता हो गई? 13। पर्याप्त है ना? हिंसक क्रांति का समर्थन रहा। हिंसक क्रांति का समर्थन भी इस कालखंड की एक विशेषता रही है, लिख सकते हैं। हिंसक क्रांति, बिना हिंसा के समाज में अहिंसा से सब कुछ नहीं हो जाता है। हिंसक, अगर लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी के अनशन से देश की आज़ादी मिली, तो ये बहुत बड़े भ्रम में लोग हैं। देश को आज़ादी महात्मा गांधी के अनशन से नहीं मिली थी। हाँ, कुछ योगदान रहा, लेकिन असली आंदोलन हिंसा से ही मिली थी। असली आज़ादी। हिंसक क्रांति, हिंसक क्रांति का समर्थन, ये इस कालखंड की विशेषता रही। किसकी? तो प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद की कुछ प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं। प्रगतिवाद की विशेषताओं के बाद आगे बढ़िए और लिखिए,
प्रगतिवाद का इतिहास, यानी प्रगतिवाद कैसे आया समाज में, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कितनी विशेषता हो गई? 14। चलिए पर्याप्त है, इससे अधिक पूछी भी नहीं जाएगी, लेकिन जो लिखा दिए हैं उसको जरूर याद रखें। थोड़ा सा प्रगतिवाद का इतिहास देख लीजिए। प्रगतिवाद का इतिहास, इतिहास का मतलब ये नहीं कि अभी इसका हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। प्रगतिवाद समाज में कैसे आई या प्रगतिवाद ये शब्द कहाँ से आया, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 1936 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से क्या हुए थे? अलग हो गए थे। 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना लिया था। इतिहास में आप लोग ये सब चीज पढ़े होंगे। 1934 ईस्वी में, सॉरी 1933 में अलग हुए थे। और 1934 में क्या हुआ था? 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी। ये सब बातें लिख लीजिए थोड़ा सा। एक बात तो ये लिखिए कि 1933 ईस्वी में गांधी जी, देखिए कोई भी आदर सूचक शब्द जो हो वो अलग लिखाता है, एक भी मिला के मत लिख लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। आदर सूचक शब्द जैसे जी है, प्रभु है, ये सब शब्द जो है वो अलग लिखाता है। 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से, कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने कैसी राजनीति? कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। कांग्रेस ने प्रगतिवादी या प्रगतिशील का, प्रगतिशील ही लिखिए। कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। एक वर्ष बाद 1934 में क्या हुआ? 1934 ईस्वी में समाजवादी 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। समाजवादी दल की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो कांग्रेस के अंतर्गत ही हुई थी। 1934 में समाजवादी दल की स्थापना कांग्रेस के अंतर्गत ही हुई थी, कोई अलग से नहीं हुई थी। ठीक है। 1935 में हेनरी बारबूश, एक वर्ष बाद 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूश ने कहा? फ्रांस में। 1935 में हेनरी बारबूश ने फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ 1935 में हेनरी बारबूश ने 1935 में हेनरी बारबूश ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में, या ऐसे लिखिए 1935 में हेनरी बारबूश ने ऐसे कर लीजिए 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, अच्छा पेरिस ही लिखिए। 1935 में हेनरी बारबूश ने पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया। ठीक है। 1935 में हेनरी बारबूश ने पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ का एक संघ बनाया। चलिए, और 1935 में ही नंबर 4 इसी के प्रभाव से हुआ। 1935
में ही 1935 में ही आई एम फोरस्टर फोरस्टर की अध्यक्षता में की अध्यक्षता में 1935 में आई एम फोरस्टर की अध्यक्षता में कहाँ पे, पेरिस में 1935 में आई एम फोरस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, यहाँ हट जाएगा, चलिए अगले पेज में लिखते हैं, इतना लिखिए, एक बार देख लीजिए। 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है। 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई, किसके अंतर्गत, कांग्रेस के अंतर्गत। 1935 में हेनरी बारबूस ने पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया और 1935 में ही आई एम फोरस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है। 1935 में लंदन में मुल्कराज आनंद एवं डॉक्टर सज्जाद अली द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की गई थी। कितना पॉइंट हुआ था, चौथा होगा ये मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा, चौथा। 5वां नंबर पे लिखिए। 1935 में लंदन में 1935 में लंदन में डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं डॉक्टर सज्जाद इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर सज्जाद जहीर था ना, डॉक्टर सज्जाद जहीर। 1935 में लंदन में मुल्कराज आनंद एवं डॉक्टर सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी, लंदन में लेखक संघ की स्थापना। ठीक है। 1935 में लंदन में डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं डॉक्टर सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ठीक है। और इसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ, 1935 में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे बाद में प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका में डाली थी, हंस पत्रिका में छापी थी। ठीक है। जो अधिवेशन हुआ था लंदन में, तो उसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे बाद में प्रेमचंद्र जी ने किसमें छापा था, अपनी पत्रिका हंस में प्रकाशित भी किया था। अब जाइए एक वर्ष बाद 1936 में, नंबर 6, 1936 में पंत की रचना युगांत 1936 में पंत की रचना युगांत प्रकाशित हुई। ये आप लोग को हम पढ़ाए थे छायावाद में। 1936 में पंत की रचना युगांत प्रकाशित हुई, जिसे छायावाद, लिख ही लीजिए, जिसे छायावादी युग की छायावादी युग की अंत की
घोषणा की गई, जिससे जिससे छायावाद युग की अंत की घोषणा की गई। किससे? पंत की रचना युगांत जब प्रकाशित हुई तो इसी से माना गया कि अब छायावाद समाप्त हुआ। नंबर 7 में आइए। 1936 में 1936 में प्रेमचंद 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतिहास जानिए तब ना फिर लेखकों कवियों के ऊपर चलेंगे हम। 1936 में थोड़ा सा और लिख लीजिए। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1937 में निराला की प्रगतिवादी रचना कौन सी प्रकाशित हुई थी? वह तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई थी। कब? 1937 में। 1937 में ही शिवदान सिंह चौहान की प्रसिद्ध निबंध भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना विशाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये सब बात तो पता ही होगा। देखिए इसके बाद क्या हुआ था। उन्नीस सौ 36 हो गया। 1937 में निराला की रचना वह तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई। एक बात ये, जिससे प्रगतिवाद का आगाज भी हो गया। उसके बाद 1937 में ही शिवदान सिंह चौहान का एक निबंध प्रकाशित हुआ था। कौन सा निबंध? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, विशाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और 1938 में रूपाभ पत्रिका किसने निकाली थी? पंत। 1938 में ही पंत द्वारा रूपाभ पत्रिका का संपादन भी हुआ। और ये पत्रिका, रूपाभ पत्रिका किसका समर्थन करती थी? प्रगतिवाद का ही समर्थन करती थी। तो इस तरह से इसका विकास होते गया। 1939 में भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी। कब? 1938 में, है ना, सॉरी 1939 में भगवती चरण वर्मा की जो प्रसिद्ध कविता है भैंसा गाड़ी वो भी प्रकाशित हुई। 1942 में मुक्तिबोध द्वारा प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण निबंध भी प्रकाशित हुआ। 1939 में मुक्तिबोध का एक प्रसिद्ध निबंध जो था, सॉरी 1942 में मुक्तिबोध द्वारा निकाला गया था क्या? प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया। और 1943 में आगे द्वारा संपादित तार सप्तक निकल गया। अर्थात इसका समय सीमा कब से कब तक रहा? 1936 से लेके 1942 तक। देखिए 1936 से 1943। क्यों? क्योंकि 43 में तार सप्तक आ जाती है। तार सप्तक जिसका संपादन किसने किया था? आगे जी ने। चारों सप्तकों का, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चौथा सप्तक, चारों का संपादन तो आगे ही करते हैं। और प्रत्येक में 7-7 कवि होते थे, वो हम प्रयोगवाद में देखेंगे। तो 1936 से इसका इतिहास शुरू होता है और अंतिम में 1943 में आगे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है कि अब प्रयोगवाद आ गया है। और 1942 में मुक्तिबोध द्वारा एक निबंध छपा, प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण। निबंध ने सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ये बात आप लिख सकते हैं इसमें। कितना नंबर हो गया जी? 7। नंबर 8 लिख लीजिए। क्या? हम्म 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध गजानन माधव
मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का प्रसिद्ध निबंध क्या निबंध का नाम था? निबंध का नाम था प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण। प्रमुख निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण। 1942 में मुक्तिबोध का प्रसिद्ध निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रगतिवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था। ठीक हो गया। तो इससे इस इतिहास का पढ़ाने का मतलब ये था कि प्रगतिवाद के बारे में कुछ जानिए। पहली बात यह है कि 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई, कांग्रेस के अंतर्गत ही हुई थी। 1935 में हेनरी बारबुश ने कहाँ? पेरिस, फ्रांस की राजधानी में पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाया। 1935 में ही E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1935 में लंदन में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और डॉक्टर सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 में पंत की रचना युगांत प्रकाशित हुई, जिससे छायावादी युग की अंत की घोषणा की गई। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1937 में क्या होता है? 1937 में निराला की रचना हुआ तोड़ती पत्थर आती है। 1937 में ही शिवदान सिंह चौहान की प्रसिद्ध निबंध जो था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये प्रकाशित हुई है। 1938 में पंत द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया रूपाभ का, और रूपाभ किसका समर्थन करता था? प्रगतिवाद का समर्थन करता था। इसके बाद 1938 में ही प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन टैगोर की अध्यक्षता में कलकत्ता में भी हुआ था। 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष जो प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1939 में भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता और प्रगतिवादी कविता कौन सी छपी थी? भैंसागाड़ी भी प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद 1942 में मुक्तिबोध द्वारा प्रसिद्ध निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी किया गया। इसी से माना जाने लगा कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार। तो प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकारों में ज्यादा रचनाकार तो नहीं है, इसमें जो प्रमुख हैं उनको देखते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किनकी? केदारनाथ अग्रवाल की। अब आगे लिखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार। प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार को हम लोग देखते हैं और सबों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि अब हम जो प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो प्रगतिवाद में या प्रयोगवाद में उनकी कविताओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर हम केदारनाथ की कहानी संग्रह बताने लगे, उपन्यास बनाने लगे, तो बैलबाजी मार ले गई तो इनका अपूर्ण उपन्यास था केदारनाथ अग्रवाल का। तो ये सब नहीं, बल्कि इनकी यहाँ जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है उनके बारे में जानेंगे और इनके विशेष तथ्य को जानेंगे। यहाँ पे कहानी, क्योंकि कहानी साहित्य में कहानी हम पढ़ चुके हैं, जैसे अज्ञेय ही हैं या नागार्जुन ही हैं, तो उनके उपन्यास को उपन्यास साहित्य में देख लिए थे, कहानी को कहानी साहित्य में देख लिए थे, निबंध को निबंध साहित्य में देख लिए। तो फिर एक ही चीज को बार बार क्यों? तो यहाँ पर हम उन रचनाकारों के बारे में उन चीजों को समझेंगे जो उन्होंने काव्य के क्षेत्र में लिखा और जो प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है। निबंध प्रगतिवाद में नहीं, वो गद्य साहित्य में आती हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। किन की बात करेंगे? केदारनाथ अग्रवाल की बात करेंगे। चलिए, तो आज के पहले रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद में सबसे पहले देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन को बाद में देखेंगे। केदारनाथ
अग्रवाल। अगर केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म तो हुआ 1911 में। जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? निधन हुआ था 2000 ईस्वी में इनका। निधन 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था हनुमान प्रसाद। पिता का नाम हनुमान प्रसाद। और माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था घसीटो देवी। घसीटो घसीटो देवी इनकी माता का। अब जो माता का नाम है वही लिखा है जी, अलग से कहाँ से लिखा दें। माता का नाम घसीटो देवी था। उपनाम इनका क्या है? केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम, उपनाम याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। एक उपनाम था इनका प्रकृति का कवि। प्रकृति का कवि। और एक उपनाम इनका था केन का कवि। केन नदी के बारे में, केन का कवि। अच्छा एक चीज बताइए कि इनको प्रकृति का कवि कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। और प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। और प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का कवि हो गए केदारनाथ अग्रवाल, प्रकृति का सुकुमार कवि हो गए सुमित्रानंदन पंत, और प्रकृति के उपासक कवि हो गए श्रीधर पाठक। इन बातों को थोड़ा याद रखेंगे। तो ये इनके उपनाम हो गए। अच्छा इनकी प्रथम कविता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कविता, प्रथम कविता, तो इनकी प्रथम कविता है लाल सेना। प्रथम कविता कौन सी है? लाल सेना। ये प्रथम कविता कौन सी है? लाल सेना इनकी प्रथम कविता है। कुछ विद्वान इनकी प्रथम कविता छाया को भी मानते हैं, लेकिन वो जो है सर्वमान्य नहीं है। इनकी प्रथम कविता लाल सेना है। चलिए, प्रथम काव्य संग्रह इनकी केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह इनकी कौन सी है? युग की गंगा। कौन सी है? युग की गंगा। कब की है? 1947 ईस्वी की है। 1947 ईस्वी। युग की गंगा कब की है? 1947 ईस्वी की है। अब इनके काव्य संग्रह को देखिए। रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह देखिए। रचनाएं में पहला देख लेते हैं काव्य संग्रह, फिर इनके कुछ प्रमुख कविता को देखेंगे। काव्य संग्रह, अब इनकी काव्य संग्रह कौन कौन सी हैं इनको देखिए। नंबर 1 युग की गंगा 1947 है ही। नंबर 1 युग की गंगा, अभी तुरंत लिखे। युग की गंगा प्रथम कविता संग्रह है। कब है? 1947 की है। नंबर 2 क्रम से लिखिए। नींद के बादल 1947 की है। नींद के बादल कब की है? नींद के बादल 1947 की है। नंबर 3 लोक और आलोक, लोक और आलोक, लोक और आलोक कब की है? ये 1957 की है। 5 पर 7। नंबर 4 पहली हो गई युग की गंगा, दूसरा नींद के बादल, तीसरा लोक और आलोक। नंबर 4 फूल नहीं रंग बोलते 1965 में है। फूल नहीं रंग, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं कब की है? 1965 की है। 1965 ईस्वी की है। 1965 ईस्वी की है। कितना हो गया? 4। नंबर 5 में आ जाइए। आग का आईना। नंबर 5 आग का आईना। आग का आईना कब है? आग का आईना 1970 ईस्वी की है। 1970 ईस्वी क्या है? नंबर 6 देश 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 की कविताएं। देश विदेश नहीं था, देश देश था। देश देश की कविताएं। नंबर
7 आ कायना देश देश की कविताएं। नंबर 7 गुल मेहदी, गुल मेहदी। नंबर 8, 8वां नंबर लिखिए पंख और पतवार, पंख और पतवार। अच्छा, इसका समय नहीं लिखा है। देश देश की कविताएं कब की है? 1970 ईस्वी की है, 1970। गुल मेहदी कब की है? गुल मेहदी 1978 की है, 78। और पंख और पतवार ये कब की है? ये 1979 ईस्वी की है। 8 हो गए, आगे लिखिए फिर लिखाते हैं। बहुत सारी हैं इनकी कवि संग्रह, इनकी काव्य संग्रह बहुत सारी हैं, जो प्रमुख है उसको लिखते हैं। 8 नंबर तो हो गया पंख और पतवार। नंबर 9 पर चलिए। नंबर 9 में लिखिए बंबई का रक्त स्नान, बंबई का रक्त, बंबई का रक्त स्नान कब की है? बंबई का रक्त स्नान 1981 ईस्वी का है, 1981 का। नंबर 10, नंबर 10 पर लिखिए समय के पथ पर, समय के पथ पर, समय के पथ पर कब की है? 1981 ईस्वी की है। नंबर 11 हे मेरी तुम 1981 का है, हे मेरी तुम कब की है? 1981 ईस्वी की है। नंबर 12, 12 पर आ जाइए मार प्यार की थापें, ये भी 1981 है, मार प्यार की थापें 1981 का है। उसके बाद कहे केदार खरी खरी कब की है? 83 का है, कहे केदार खरी खरी कब की है? 1983 ईस्वी का है। नेक्स्ट अपूर्वा 1984 का है, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है ये। अपूर्वा, अपूर्वा 1984 का है। नंबर 15, 15 में लिखिए यमुना, जमुना जल तुम, सॉरी जमुन जल था ना, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम कब की है? ये भी 1984 की है। लिखिए इतना, फिर आगे चलते हैं। जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल नंबर 16 लिखता यहाँ देते हैं, बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल कब की है? बोले बोल अबोल 1985 की ही है। नंबर 17 जो शिलाएं तोड़ते हैं, ये भी 1985 की है, जो शिलाएं तोड़ते हैं कब की है? 1985 की है। नंबर 18, 18 में लिखिए आत्मगंध 1988 का है, आत्मगंध कब का है? 1988 ईस्वी का है। नंबर 19, 19 में लिख लीजिए पुष्पदीप, पुष्पदीप, पुष्पदीप कब की है? 1994 की है। और एक और लिख लीजिए नंबर 20 में बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996 की थी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, हुई पृथ्वी कब की है? 1996 की है। तो ये हो गई इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह। कितना नंबर लिखा दिए? 20 लिखा दिए। केदारनाथ अग्रवाल, इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह ये हो गई। अब इनकी प्रसिद्ध कविताओं को देख लीजिए कि इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं, और फिर इनके कुछ विशेष तथ्य देख लेंगे।
हो गया यहाँ तक? चलिए आगे लिखिए। प्रसिद्ध कविताएं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं। नंबर केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं। अब इन कविताओं में देखना है, नंबर 1 से लिखिए। नंबर 1 में लिखिए, कैन किनारे पलथी मारे। प्रसिद्ध कविताएं। कैन, कैन नदी, कैन किनारे पलथी मारे। नंबर 2, कैन हमारी तड़प रही है। कैन हमारी तड़प रही है। नंबर 3, बसंती हवा। ये कविता आप लोग पढ़े होंगे। बसंती हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, पढ़े है ना। नंबर 4, चंद्र गहना से लौटती बैर। चंद्र गहना से लौटती बैर। कितना हो गया? 4। नंबर 5, आज नदी बिल्कुल उदास थी। आज नदी बिल्कुल उदास थी। बिल्कुल उदास थी। नंबर 6, नंबर 6 में लिखिए, मैं उसे खोजता हूँ। मैं उसे खोजता हूँ। नंबर 7, पत्थर घिस गया कगार का। पत्थर घिस गया कगार का। नंबर 8, नंबर 8 में लिखिए, मोमबत्ती और सूरज। मोमबत्ती और सूरज। कितना हो गया? 8। 2 और लिख लीजिए, पर्याप्त है लेकिन। अच्छा एक और लिख लीजिए, मोमबत्ती और सूरज। एक और लिख लीजिए, हम जिए ना जिए। पर्याप्त है। हम याद भी तो करना है, हम जिए या ना जिए। हम जिए या ना जिए। ये इनकी 9 प्रसिद्ध कविताएं हो गई। अगर ऐसे लिखाने लगेंगे 300 तक इनकी कविताएं हैं तो कितना याद रखिएगा। हम जिए या ना जिए। इनके बारे में कुछ विशेष बातें जान लीजिए, कुछ विशेष तथ्य लिख लीजिए। विशेष तथ्य देखिए, इनकी 2 कविताएं जो हैं, एक मार प्यार की थापें और एक है जमुन जल में, जमुन जल तुम। इस ये कविता इनकी पत्नी से संबंधित है। लिख सकते हैं कि मार प्यार की थापें, म्यार प्यार की थापें और जमुन जल तुम, जमुन जल तुम जमुन जल तुम पत्नी से संबोधित कविताएं हैं। पत्नी से संबोधित कविताएं हैं। मार प्यार की थापें और जमुन जल तुम पत्नी से संबोधित कविताएं हैं। कहे केदार खरी खरी, नहीं ये को छोड़ दिए। नंबर 2, अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला? अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए
अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए 1986 में 1986 ईस्वी में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार में साहित्य अकादमी अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए 1946 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको मिला था। किसके लिए? अपूर्वा के लिए। युग की गंगा और आग का आईना जो इनका काव्य संग्रह है उसमें प्रगतिशील स्वर इनका जो है वो परिलक्षित होता है। लिख लीजिए, युग की गंगा, युग की गंगा, युग की गंगा और आग का आईना, और आग का आईना, युग की गंगा और आग का आईना में प्रगतिशील स्वर, प्रगतिशील का लिखिए, प्रगतिशील का तीव्र स्वर परिलक्षित होता है, तीव्र स्वर परिलक्षित होता है। युग की गंगा और आग का आईना में, आग का आईना में प्रगतिशील का तीव्र स्वर परिलक्षित होता है। एक कितनी बातें हो गई? 3, 2 बातें और लिख लीजिए। एक आत्मगंध कविता के बारे में, नंबर 4, आत्मगंध, आत्मगंध में अतीत का गौरवगान है। आत्मगंध में अतीत का गौरव गान है। नंबर 5, फूल नहीं रंग बोलते के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था इनको। किसके लिए? फूल नहीं रंग बोलते, फूल नहीं रंग बोलते, फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए कौन सा पुरस्कार? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इतनी बातें इनके लिए हो गई पर्याप्त, और इसी के साथ केदारनाथ अग्रवाल हुए समाप्त। तो आज हम लोग एक कवि को प्रगतिवाद पे, एक कवि को देख लिया और प्रगतिवाद के बारे में, इसकी प्रवृत्तियां, इसके नामकरण। तो ये प्रगतिवाद की आज क्लास भी तो पहली है। समय सीमा 1936 से 43 है। और प्रगतिवाद है क्या? तो शोषितों के प्रति, शोषितों के विकास के लिए, शोषितों के उत्थान के लिए जो विचारधारा सामने आई थी वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखें। प्रगतिवाद की विशेषताओं के बाद प्रगतिवाद शब्द या इसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में देखें। 1938 में हुआ था ना जी। हाँ, प्रगतिवाद का जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में, वो 38 में ही हुआ था। बिल्कुल सही है। तो प्रगतिवाद का इतिहास हो गया। प्रगतिवाद के इतिहास के बाद प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार में एक रचनाकार को आज हम देखें, केदारनाथ अग्रवाल को। और केदारनाथ अग्रवाल को अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। इनके बाद हम बात करते हैं, अगर प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल के बाद, तो केदारनाथ अग्रवाल के बाद दूसरे को लिखिएगा, लिख लीजिए। त्रिलोचन को आज देखते हैं। त्रिलोचन दूसरे कवि त्रिलोचन। चलिए
आज के दूसरे कवि हैं प्रगतिवाद के त्रिलोचन। त्रिलोचन, चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। अगर इनके मूल नाम की बात करें कि इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। और जन्म, जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो उतना नहीं, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश याद रखिए। और निधन, निधन इनका कब हुआ? इनका निधन हुआ था 2007 ईस्वी में। इनके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम, उपनाम जरूर याद रखिए। उपनाम इनके याद रखेंगे। नंबर एक, पहला उपनाम इनका था धरती का कवि। धरती का कवि, धरती का कवि। नंबर दो, अवध का किसान कवि। अवध का किसान कवि, अवध का किसान कवि। चलिए, अवध का किसान कवि। नंबर तीन, तीसरा उपनाम देखिए इनका, औसत भारतीयता का कवि। औसत भारतीयता का कवि इनको कहा जाता है। औसत भारतीय, मलिया जी ने नाम दिया था। और एक उपनाम देख लीजिए, औसत भारतीय आदमी का चितेरा। औसत भारतीय आदमी का चितेरा। ये दोनों उपनाम इनको किसने दिया था? मलियज ने दिया था। किसने दिया था? तो मलियज ने दिया था। ये हो गए इनके उपनाम। कुछ बातें इनके बारे में और जान लेते हैं, फिर इनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। एक बात इनके बारे में लिखिए कि ये हिंदी में सोनेट छंद के संस्थापक हैं। ये मतलब त्रिलोचन, ये हिंदी में सोनेट छंद, ये हिंदी में सोनेट छंद के संस्थापक हैं। ये हिंदी में सोनेट छंद के संस्थापक हैं। विश्वंभर मानव ने इनको ध्वनि ग्राहक कवि कहा है। विश्वंभर मानव ने इन्हें ध्वनि ग्राहक कवि कहा। ठीक है। त्रिलोचन ग्राम्य संवेदना के कवि हैं। त्रिलोचन ग्राम्य संवेदना, ग्राम्य संवेदना के कवि हैं। त्रिलोचन कैसे कवि हैं? तो ये ग्राम्य संवेदना, ग्रामीण संवेदना से संबंधित कवि हैं, अर्थात ग्रामीण संवेदना से संबंधित ये लिखते हैं। त्रिलोचन ग्राम संवेदना के कवि हैं। ये तुलसीदास को अपना गुरु बताते थे। ये तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने खुद भी एक बात इनके बारे में कही थी, क्या कहते? तुलसी बाबा भास मैंने तुझसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो।
यानी कि तुलसीदास को ये गुरु मानते थे। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, शिवमंगल त्रिलोचन की रचनाओं के बारे में। तो इनकी पहले देख लेते हैं हम काव्य रचनाएं। तो लिखिए यहाँ पे त्रिलोचन की काव्य रचनाएं, त्रिलोचन की काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं नंबर एक में लिखिए धरती 1945, धरती 1945। नंबर 2 गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल कब की है? 1956। नंबर 3 दिगंत, दिगंत, दिगंत किस छंद में है? ये सोनेट छंद में, दिगंत जो है वो सोनेट छंद में लिखा गया और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। नंबर 4 ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। देखिए ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष 1980 है, 1980 है, लेकिन ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लिख सकते हैं 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1981 में मिला था और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1980 है। कितना हो गया? 4। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ताप के ताए हुए दिन। नेक्स्ट नंबर 5 शब्द 1980। पांचवा काव्य संग्रह इनका कौन सा है? शब्द। शब्द कब है? 1980। नंबर 6 मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, 1981। नेक्स्ट अर्घान। अर्घान मतलब क्या होता है? अर्घान, अर्घान बोलते हैं सुगंध को। अर्घान मतलब सुगंध। कब की है अर्घान? 1984 की है, 1984। नंबर 8 में है तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ कब की है? 1985। नंबर 9 ये फूल नाम है एक, फूल नाम है एक कब की है? ये भी 1985 ईस्वी की है। और नंबर 10वां नंबर में लिखिए अनकहानी भी कुछ कहानी है, अनकहानी भी कुछ कहानी, अनकहानी भी कुछ कहानी है। ये कब की है? ये 1986 की है, 1986 ईस्वी। नंबर 11 सबका अपना आकाश, सबका अपना आकाश, सबका अपना आकाश कब की है? 1987 ईस्वी की है, 1987 ईस्वी। नंबर 12 चैती, 1912 चैती। चैती कब की है? चैती है 1987 ईस्वी की। नंबर 13 में लिखिए अमोला। अमोला इनका अवधी भाषा में है और 2792 छंद है। अमोला, अमोला कब की है? अमोला 1990 ईस्वी की है और इसकी भाषा क्या है? भाषा इसकी अवधी है, अवधि है और इसमें 2792 छंद हैं, 2792 छंद। इतना याद रखिएगा। 13 हो गया। नंबर 14 में लिखिए मेरा घर, मेरा घर
2004, नहीं मेरा घर 2002 में है। मेरा घर 2002। और एक और लिख लीजिए नंबर 15 में, जीने की कला, ये 2004 की है। जीने की कला कब की है ये 2004 की है, और 2007 में इनका निधन हो जाता है। तो ये थी इनकी प्रमुख काव्य संग्रह। इनकी कविता इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। और इनको किस रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा उसको जरूर याद रखेंगे। ताप के ताए हुए दिन 1980 में और 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। तो ये हो गए त्रिलोचन की काव्य रचनाएं, और त्रिलोचन की काव्य रचनाओं के साथ ही त्रिलोचन हुए समाप्त। अब अगले क्लास में हम लोग इस कालखंड के अगले कवि की बात करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रगतिवाद के अगले कवि को देखेंगे, और अगले कवि में श्रीमंगल सिंह सुमन हैं, जिनका हिल्लोल काव्य संग्रह है। श्रीमंगल सिंह सुमन के बाद रांगेय राघव हैं, रामेश्वर कुमार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी को तो पढ़ा दिए थे ना आप लोग को, हम फिर पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।